हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत है। वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। इंडियन इको का 4th चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इसमें इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने करे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जो हमने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिले, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या मतलब है और इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो दोनों के उत्तर मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। इनको इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपकी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ हो सके। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए किए जाते हैं जो आपकी इकोनॉमी की पेस है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए इम्प्लीमेंट आपकी की जाती हैं और इनका मतलब यही है कि जो नई नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनको और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो देश की प्रगति है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। सेकंड आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो एलिमेंट में आता है आपका किस तरीके से आप जेन्युइन ग्रोथ रेट को अचीव करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एन अप्रेजल्स ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म। और रिफॉर्म के बाद किस तरीके की हमारी ग्रोथ रेट रही, तो हमें देखने को मिलता है एलपीजी रिफॉर्म के बाद, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडिया ने ठीक है, बोल सकते हो ट्रू अचीवमेंट्स को काफ़ी हासिल किया है। ठीक है, ट्रू डेवलपमेंट को यहाँ पर अचीव किया है। नेक्स्ट आता है आपका मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरीके की थी, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिफर्स टू द सेट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्टली टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है ना, पेस ऑफ ग्रोथ यानी कि पेस ऑफ ग्रोथ को किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट जो पेस है, जो गति है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। पहला आता है आपके पास यहाँ पे तीन तरीके के आपको देखने को मिलेंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से। पहला आता है लिबरलाइजेशन यानी कि अपनी नीतियों को आपने क्या कर दिया, खोल दिया है दूसरों के लिए। और लाइसेंसिंग के थ्रू, लाइसेंसिंग जनरली क्या होता था, लाइसेंसिंग राज में देखने को मिल रहा था जो सरकार है, यानी कि सरकार का काफ़ी इंटरवेंशन था यहाँ पर। अब क्या कर दिया, आप लिबरल हो चुके हो, प्राइवेट कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप मौका देना चाहते हो, किस चीज़ में, इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड में। नेक्स्ट आता है आपके पास द पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द प्लेस ऑफ कोटास फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी कि यहाँ पे कोई भी कोटा राज नहीं चलेगा, सीधा सीधा प्राइवेट कंपनीज काफ़ी अच्छे से काम कर सकती हैं। उनके जो सीईओज हैं, जो एक तरीके से ओनर्स हैं, वो किस तरीके से कंपनी को रन करना चाहते हैं, उसमें भी उनको हेल्प मिलेगी। तो कोटा राज का यहाँ पे क्या किया गया, बंद किया गया है। और इनको आगे इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से फ्लरिश करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, इन द प्लेस ऑफ परमिट वगैरह यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं हो रहे, परमिट वगैरह का सीन नहीं है। ठीक है, अब क्या है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, ये आप कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको इसमें इंटरवेंट नहीं करेगी। तो एलपीजी वॉज सेज टू द रिप्लेस ऑफ एलक्यूपी। अब क्या एलपीजी क्या है, अब हमें एलपीजी को क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और जो एलक्यूपी है इसको आपने हटा दिया है 1991 में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट ऑफ न्यू पॉलिसी। ठीक है, जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं किस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया, तो देखने को मिलता है आपको लिबरलाइजेशन देखना है यहाँ पे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स आपके ये। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फॉर द डायरेक्ट और द फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि सरकार का ज़्यादा नियंत्रण यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। क्या आपको उगाना है, कितना उगाना है, किस तरीके से आप उगाएंगे, एक तरीके से पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, लिबरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन। किस तरीके से रिफॉर्म्स हमने किए, तो देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म किया आपने। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म देखने को मिलेगा। अब क्या है, एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी आपकी, ठीक है, एबोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसको आपने ख़त्म किया। ठीक है, सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान किया आपने। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, अब उसको क्या किया आपने, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उसमें कमी करी है, और प्राइवेट सेक्टर को आपने काफ़ी बढ़ावा दिया है। अब डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एरियाज, यानी कि रिजर्वेशन आप एक तरीके से किसी को नहीं देंगे, सभी एक तरीके से आपके लिए इक्वल है। यहाँ पर इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो सभी के लिए आपने समान अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करने की कोशिश की है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, तो प्रोडक्शन आपका जब भी बढ़ेगा जब आपके पास इंडस्ट्रीज़ होंगी। ठीक है, फिर क्या है, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, यानी कि जो इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स हैं उसको आपको फ्रीडम है, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो बाहर से आपको लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया जाएगा, आप कर सकते हो उसमें।
अब आता है आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है ना। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, वो नहीं लग पाएंगे। तो क्या क्या चेंजेस किए इसके बारे में देखते हैं। चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, मतलब पहले आरबीआई चीज़ों को कंट्रोल करती थी, रेगुलेट करती थी, अब उनको फैसिलिटेट करती है। मतलब अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो जनरली आपको गवर्नमेंट फंड करेगी, आपको सब्सिडीज़ देगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को बड़ी आसानी से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सेकंड आता है आपका रिड्यूसिंग द वेरियस रेशियोज, यानी कि जो एसएसआर, सीआरआर, एसएलआर हैं, इन सबको एक तरीके से कंट्रोल किया गया। उसके बाद देखने को मिलता है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट पे जो आपको सब्सिडीज़ दी जा रही हैं या फिर जो लोन दिया जा रहा है, या सब्सिडीज़ की जो पेस है कम मिलती थी अब ज़्यादा मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से कैपिटलिज्म की तरह बढ़ा जाएगा, ठीक है। किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अचीव किया जाएगा, इन सब के ऊपर हम फोकस यहाँ पर कर रहे हैं। अब क्या है, टैक्स रिफॉर्म किए गए। टैक्स रिफॉर्म का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट लॉज लाए गए, मतलब कंपनीज और सरकार के बीच में किस तरीके से वार्तालाप होगा, कितना टैक्स लगाया जाएगा, वो सारा क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है आपका कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है, ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स आएँ, आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाएं और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें। ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। दीज रिफर्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, इसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा। अब आपके पास रेवेन्यू, अगर आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो आपके पास फंड ज़्यादा होगा, फंड ज़्यादा होगा तो एक तरीके से आपके जो लोग हैं जो गरीबी रेखा में, उनको आप अपलिफ्ट कर पाएंगे और एक डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आपने सारे के सारे इकोनॉमिक वेलफेयर के काम किए हैं, या फिर एक तरीके से इकॉनमी को खुद आगे बढ़ाने के काम स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब आता है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, किस तरीके से आपने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को बदला है। पहला आता है आपके पास इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब क्या, जितना कंपटीशन होगा उतना ही आपका सामान बेटर होगा, ठीक है। तो सेकंड आता है आपका प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई आ रहा है आपके पास, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी दूसरी कंट्री से। अब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि दिन पर दिन आपका प्रोडक्ट बेहतर होता चला जाएगा और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो मॉडर्नाइजेशन होगा, उसमें भी आपकी कंट्री आगे चली जाएगी। तो लोगों का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भला होगा, मार्केट आपकी एक तरीके से ग्रो होती चली जाएगी, एक्सपेंडिचर पावर बढ़ेगी आप सभी की, और चीज़ों को खरीदने की पावर भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म अगर आप करेंगे तो बहुत सी आपको सहूलतें मिलती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिल रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। सेकंड आता है आपके पास ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म से आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, अगर एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। हम चाहते हैं इंडिया के अंदर क्या आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आए। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा, स्किल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, टैक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और साथ साथ ट्रांसपेरेंट लॉज के बारे में भी फोकस करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ों को आप क्या कर लेते हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो आपके पास एफडीआई आएगी, जिसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हो, और बहुत सी एमएनसीज़ आपके यहाँ पर आएंगी और क्या करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देंगी। इसी तरीके से एक कंट्री की क्या होती है, डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसी वजह से कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन फ्री माहौल को क्रिएट करना है, ताकि आप क्या कर सकें, एक अच्छी और एक बेहतर आने वाली पीढ़ी को क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, डिसमेंट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आपको रेगुलेट करना है। दूसरा आता है आपको रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स, यानी टैरिफ रेट्स को आपको कम करना है, ठीक है। अगर आप टैरिफ कम नहीं करेंगे तो जनरली क्या होगा, जो आपका ट्रेड करने में आपको दिक्कत आएगी, आप व्यापार सही से नहीं कर पाएंगे। टैरिफ क्या होता है, मान लीजिए बाहर से कोई सामान आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम चाइना से कुछ माल इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ले रहे हैं, तो उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, वो सही से हमारे साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। और ऐसा फिर होगा कि यहाँ से हम कोई सामान भेजेंगे तो वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, व्यापारिक घाटा एक तरीके से बढ़ता है टैरिफ से, ठीक है। और ये भी देखा गया कि व्यापारिक घाटा को बचाने के लिए ही टैरिफ लगाए जाते हैं, ठीक है। अब व्यापारिक घाटा को आप बचाना चाहते हो और टैरिफ को इम्पोज करते चले जा रहे हो, तो सही से ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने में तैयार हो जाएंगे तो एक तरीके से आपको टैरिफ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली टैरिफ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अपनी लोकल मार्केट को आप
बचा सके। तो इंडिया के सामने यही ऑप्शन होता है कि हम टैरिफ लगाएं, अपनी जो लोकल मार्केट है उसको बचाएं, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से ग्लोबलाइज हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग के ऊपर आपने बैन लगा दिया। ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग के ऊपर बैन लगा दी तो काफ़ी माल इंडिया में आता है, उसी को हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ में बनाते हैं और उसको बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। और रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी एक तरीके से हमने रिमूव कर दिया। तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई देते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइवेटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं आपकी काफ़ी जॉब क्रिएट करती हैं और ये आपके MNCs इसमें आती हैं आपकी। ठीक है, MNCs आती हैं जो एक तरीके से बहुत बड़ा टैक्स का स्रोत है गवर्नमेंट के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री को रन कराने के लिए। अब क्या है, इस इम्प्लाइज पार्शियली और देन फुल ओनरशिप इन द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। जनरली क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में सारा का सारा जो कारोबार होता है वो प्राइवेट कंपनीज उठाती हैं, खुद करती हैं, और सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है उसके लिंक वगैरह खुद देखती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास मेजर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को किस तरीके से और देखा जा सकता है। पहला आता है आपका आउटराइट स्केल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब जनरली क्या है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको आपको मौका देना पड़ेगा, इनको सब्सिडीज़ वगैरह देना पड़ेगी, ताकि क्या कर सकें, ये प्राइवेट कंपनीज को इस्टेब्लिश कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ को अचीव कर सकें। अब क्या है, विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप मैनेजमेंट। अब एक तरीके से जो रोल है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, जो रोल है गवर्नमेंट का उसको आपको रिड्यूस करना होगा। गवर्नमेंट के रोल को आप रिड्यूस करेंगे तभी तो एक तरीके से प्राइवेट कंपनी फ्लरिश कर पाएंगी। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा आपको इन्वायरमेंट देना है प्राइवेट कंपनीज को, ताकि वो आपकी कंट्री के अंदर फ्लरिश कर पाएँ और लोगों को एक रोजगार के बेहतर साधन के रूप में काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार के पास काफ़ी बड़ा टैक्स का स्रोत भी है, और दूसरा बहुत सी वर्कफोर्स जो आपकी है, जो युवा पीढ़ी है उसको रोज़गार मिलता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। सो पहला रीड करते हैं, पहले में दे रखा है रिड्यूसिंग ऑफ द वर्कलोड ऑफ द पब्लिक सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, सरकारी क्षेत्र, उस पर से एक तरीके से लोड को हटा देना है और किसके ऊपर आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आ जाएगा। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। प्राइवेट सेक्टर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ज़्यादा मेहनती होते हैं। दूसरा ये भी है, प्रोवाइडिंग बेटर गुड एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। अच्छी बेटर और फ़ायदेमंद सुविधाएं देते हैं ये हमें। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आपके पास ब्रिंगिंग द हेल्दी कंपटीशन ऑफ द इकोनॉमी। काफ़ी हेल्दी कंपटीशन बढ़ जाता है, इससे जो कंज्यूमर मार्केट है वो आगे बढ़ती है। फिफ्थ आता है आपके पास इम्प्रूव द फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन। यानी कि जैसे मैं बताया था कि टैक्स वगैरह मिलता है तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनती है आपकी। तो प्राइवेटाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो देखने को मिल रहा है जो रिड्यूसिंग है आपका वर्कलोड कम कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर आपका हाथ बटा रहा है। ठीक है, जब हाथ बटाएगा तो जो पब्लिक सेक्टर उस पर से लोड कम हो जाएगा। दूसरे में बता रहा है जो एफिशिएंटली काफ़ी वर्क करता है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। एक तरीके से गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है तो लोगों को सुविधा मिलती है। प्रोवाइडिंग बेटर गुड्स एंड सर्विस, अच्छी आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, आपके पास अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब क्या है, ब्रिंगिंग अ हेल्दी कॉम्पिटिशन विद इन इकोनॉमी। और क्या है, कंपटीशन को क्रिएट करता है जिससे आपका जो पूरा इन्वायरमेंट है वो अच्छी सुविधाएं देने के लिए क्या होता है, अग्रसर होता है। फिफ्थ आता है आपके पास इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। जनरली प्राइवेटाइजेशन की वजह से, प्राइवेट कंपनीज की वजह से, इंडस्ट्रियल की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, MNCs की वजह से सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ है, टैक्स मिला है सरकार को। नेक्स्ट आता है ऑब्वियस गेन एंड इम्परेटिव लॉसेज ऑफ प्राइवेट गेन्स। अब जनरली देखने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट सबको एक तरीके से क्या करेंगे, इसमें सम करके देखेंगे क्या क्या निकला। तो इट्स इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ द सेल्फ रिलायंट ओवर द सोशल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखने को मिलता है जो प्राइवेट कंपनीज हैं जनरली खुद के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, सोशल इंटरेस्ट के बारे में इतना नहीं सोचती। तो बिल्कुल सही है, जनरली उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास इट एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइज टू वर्क एज अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपको चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है आपको इट प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन। डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी तो मार्केट में आप किस तरीके से डिमांड को जनरेट करेंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन भी होती है यहाँ पर। इट्स प्रमोट कंज्यूमर सोवरेनिटी। डेफिनेटली कंज्यूमर सोवरेनिटी आपकी क्या बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कंज्यूमर सोवरेनिटी आपकी यहाँ पर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास
एम्परेटिव लॉसेस के बारे में देखते हैं क्या क्या लॉसेस हुए। तो देखने को मिलता है सोशल इंटरेस्ट आपके इग्नोर हुए यहाँ पर, ठीक है, सोशल इंटरेस्ट आपके इग्नोर हो गए। इसकी वजह से जो समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए थी वो इक्वालिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर डेप्री इन द प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एक तरीके से उसको उस तरीके के साधन नहीं मिल पाए जिस तरीके उसको मिलने चाहिए थे। तो एक तरीके से जो आपका पब्लिक सेक्टर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जनरली सबका ध्यान रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर्स। अब देखें ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी। जो आपका मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए खुला हुआ है और पूरी वर्ल्ड आपके लिए खुली हुई है। तो जनरली आप कनेक्ट हो चुके हो पूरे के पूरे वर्ल्ड से, उसके बारे में बात करें यहाँ पर। तो ग्लोबलाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएटेड विद एन इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड देन डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन ग्लोबल इकोनॉमी। तो देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ग्लोबलाइज हो चुकी है और सारे के सारे द्वार आपके लिए खुल चुके हैं, ग्लोबलाइज हो चुके हो, आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो चुके हो। फिर आता है पॉलिसी स्ट्रेटेजी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में प्रमोट किया गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन परस्पेक्टिव। तो पहला आता है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जनरली क्या होता है आपका जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाए और पूरे के पूरे मार्केट के साथ जो आपका लिंकेज बना उसके वजह से जो आपका पूरी की पूरी मार्केट का जो विस्तार हुआ वो भी देखने को यहाँ पर मिलता है। तो पहला आ जाता है आपका इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जनरली क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पूरा का पूरा सिस्टम बढ़ा, ठीक है, पूरा का पूरा जो सिस्टम बढ़ा जिसके बाद इन्वेस्टमेंट आपने गेन की वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है ना, कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। तो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, सारी की सारी चीज़ें इक्वल टर्म्स में काम कर रही हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज़ रहीं। अब क्या है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स काफ़ी कम हो गया। और दूसरा आपका विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि रिस्ट्रिक्शन को कम किया गया और ट्रेड पे इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया। अब नेक्स्ट आता है गुड इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म। गुड इम्पैक्ट में देखने को मिलता है वाइब्रेंट इकॉनमी काफ़ी अच्छे से ग्रो करी है आपकी, ठीक है, इकॉनमी काफ़ी अच्छे से ग्रो करी हमारी, ठीक है, इकॉनमी काफ़ी अच्छे से ग्रो करी। फिर देखने को मिलता है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, जो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं वो एक तरीके से बैलेंस हो गए। पहले आप ज़्यादा सामान खरीद रहे थे, अब आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस था वो थोड़ा सा कम हुआ यहाँ पर। अब देखने को मिलता है चेक ऑफ फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट था जैसे कि मैंने आपको बताया व्यापारिक जो घाटा एक तरीके से उसमें भी आपको यहाँ पर कमी देखने को मिली। फिर आता है आपके पास सब्सटेंशियली इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है ना। अब एक्सचेंज रेट जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हुई आपकी, ठीक है, और इसकी वजह से जो आपका एक्सपेंडिचर है आपकी अपनी कंट्री में वो बढ़ा। इन्फ्लेशन को एक तरीके से आप टैकल कर पाए, ठीक है, महंगाई को आप कंट्रोल कर पाए। अब क्या है कंज्यूमर के जो राइट हैं, जो सोवरनिटी है, उसको एक तरीके से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दी आपने, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट उनको दिया। अब फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है आपके पास। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ की वजह से जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिली उससे आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो चेंज हुई। फिर आता है आपके पास सेकंड लास्ट है रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। उसके बाद जो इंडिया एक तरीके से बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में उभरी, क्योंकि इसकी जो पेस रही इकोनॉमिक ग्रोथ की वो अप्रॉक्स 8.5 से लेकर 7.2 से लेकर के 8.5 के बीच रही, जो काफ़ी अच्छी थी। फिर देखने को मिलता है शिफ्ट फ्रॉम द मोनोपोली मार्केट टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि पहले जो लोगों का राज चल रहा था अब उसको घटाकर क्या कर दिया गया, कंपटीशन को लागू कर दिया गया, जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। ये तो सारे के सारे गुड इम्पैक्ट थे, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आता है आपके पास बैड इफेक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज़। बैड इफेक्ट क्या रहे कि एग्रीकल्चर के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया, ये था कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस हमने किया तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा छूटता चला गया। और हम जानते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो ये छोटा सा हमसे गलती हुई। सेकंड आता है आपके पास स्लो डाउन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल यहाँ से आना चाहिए था एग्रीकल्चर से वो नहीं आ पाया, तो जो पेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिली, मशीनीकरण के युग में लोगों को काफ़ी बेरोजगार रहना पड़ा, ठीक है। और हमें ये भी देखने को मिला इकॉनमी तो आगे बढ़ रही है बट जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, मतलब लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहा है।
डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो ह्यूमन कैपिटल में लगना चाहिए था, जो ह्यूमंस के ऊपर फोकस करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया क्योंकि आजकल हम कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पर हमने नहीं किया, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने स्किल या उसके ऊपर वर्क नहीं किया था, स्किल के ऊपर वर्क किया, एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क किया और इकोनॉमी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है उसके ऊपर काम किया। पर थोड़ा सा जो ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमंस को देखना, वो यहाँ पर नहीं कर पाए। फिजिकल पॉसिबिलिटी भी सही से काम नहीं कर पाई, ठीक है, जो आपको पूरी की पूरी इकॉनमी से एक चेन की तरह कनेक्ट करके रखता है, थोड़ा वो भी नहीं देख पाए हम यहाँ पर। नेक्स्ट मिलता है आपको लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि एक ही सोसाइटी का एक ही तबका ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द होल कंट्री, और अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है, रूरल एरिया में इतनी नहीं है और अर्बन एरियाज़ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो यहाँ पे आपको गल्फ देखने को मिलेगी अमीर और गरीबों के बीच में। अब स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म मतलब क्या है कि कंज्यूमरिज्म जनरली है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो जनरली क्या, उनको एक स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, जितनी जो डाउन क्लास की जो लेबर पाई जाती है इंडिया में उसकी आवश्यकता उनको नहीं है। तो जनरली बहुत कम लोगों को वो उस शिखर तक ले जा पाए जहाँ पे गरीबी कम थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी इंडिया की इस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाई जिस तरीके से करना चाहिए था। तो ये हमारे सारे के सारे बैड इम्पैक्ट्स में आ जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं ज़रूर आपके यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।